सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीट परीक्षा के लिए गणित विषय की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। गणित विषय की शिक्षण विधियों से संबंधित 3 वीडियोज़ इससे पहले डाले जा चुके हैं। आज अपना यह चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामुदायिक गणित के बारे में कि सामुदायिक गणित क्या है। देखिए, सबसे पहले समुदाय क्या होता है। हम समुदाय को देखें तो लोगों का एक ऐसा समूह है जो परस्पर सहयोग की भावना के साथ में रहता है, आपस में सहयोग करते हैं, उसी को हम समुदाय के नाम से पुकारते हैं। अब सामुदायिक गणित क्या है कि जब हम समाज में, समुदाय में, परिवार में रहते हैं तो उस समय अनेक ऐसे कार्य आ जाते हैं जिनमें हमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम किसी भी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो खरीदने के बदले में, वस्तु के बदले में हम मूल्य चुकाते हैं। अब मूल्य में जो लेन देन होता है उसमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने समाज में किस प्रकार से हम गणित का उपयोग कर सकते हैं, वही सामुदायिक गणित के नाम से पुकारा जाता है। तो गणित को समाज के साथ, समुदाय के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, गणित के साथ अन्य विषयों का संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, इन सबको ही हम सामुदायिक गणित के नाम से पुकारते हैं। आज समाज का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का कार्य क्षेत्र होता है, स्कूल आदि का कार्य क्षेत्र होता है, हर जगह पर गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। गणित के बिना समाज का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो समाज में रहने के लिए हमें गणितीय ज्ञान की नितांत आवश्यकता होती है। उस प्रकार के गणितीय ज्ञान को ही हम सामुदायिक गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सामुदायिक गणित से संबंधित क्या जानकारियां हमें ग्रहण करनी है, कैसे प्रश्न परीक्षा में इससे पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उनका उत्तर निकालना है। सबसे पहले हम लेते हैं कि समुदाय कहते किसे हैं, समुदाय क्या होता है। समुदाय की परिभाषा है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एकता के साथ एवं एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ एक साथ या एक समूह में रहता है, उसे ही हम समुदाय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उनका कोई समूह बनता है, वो समूह एकता के साथ में रहता है, एक दूसरे की सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना के साथ में रहता है, समूह बना करके रहता है, उसे ही हम समुदाय कहते हैं। समुदाय का क्षेत्र छोटा एवं बड़ा दोनों प्रकार का हो सकता है। यदि किसी परिवार में 1, 2 या 3 या 4 सदस्य हैं तो उसको भी समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है। तो कहीं 100 सदस्यों का या उससे भी अधिक सदस्यों का समूह है तो उसे भी हम समुदाय कह सकते हैं। तो समुदाय छोटा भी हो सकता है, समुदाय बड़ा भी हो सकता है, दोनों प्रकार के इसके क्षेत्र माने जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके सदस्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। यदि आर्थिक समानताएं जिनकी एक जैसी है उनका समूह भी समुदाय कहलाएगा, सांस्कृतिक विशेषताएं एक जैसी है तो वह समूह भी समुदाय कहलाएगा, तो राजनीतिक लोगों का समूह भी जो एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियों में है वो भी समुदाय कहला सकता है। तो समुदाय का क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एक जैसे सदस्य जहां हैं वही समुदाय है। अलग अलग विद्वानों ने भी समुदाय को परिभाषित किया है। उनमें से मुख्य परिभाषा गिन्सबर्ग नामक विद्वान ने लिखी है। गिन्सबर्ग ने समुदाय के बारे में क्या लिखा है कि समुदाय सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह है समझा जाता है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो, सामान्य जीवन व्यतीत करता हो, जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न तथा जटिल संबंध होते हों, जो उस सामान्य जीवन के परिणाम स्वरूप होते हैं अथवा जो उसका निर्माण करते हैं। कि सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है, सब प्रकार के असीमित, विभिन्न या जटिल संबंध उनके बीच में होते हैं और वो किसी न किसी
जीवन का निर्माण करते हैं उसी को हम समुदाय के नाम से पुकारते हैं। ये तो एक समुदाय की स्थिति हुई कि आपस में सहयोग की भावना के साथ रहने वाला एक जैसे लोगों का समूह ही समुदाय है। तो अब सामुदायिक गणित हम किसे कह सकते हैं? तो देखिए इसके बारे में क्या अवधारणाएं हैं, सामुदायिक गणित क्या है। सामुदायिक गणित की अवधारणा प्राचीन अवधारणा मानी जाती है। सामुदायिक गणित कोई आज का गणित नहीं है, प्राचीन काल से यह चला आ रहा है, इसलिए इसकी अवधारणा को हम प्राचीन काल में ले जाते हैं। प्राचीन काल से ही मानव गणित का शिक्षण एवं उपयोग करता आया है। जैसे जैसे मानव में शिक्षा का प्रसार हुआ तभी से गणित का ज्ञान भी उसे प्राप्त होने लगा था। तो सामुदायिक गणित की अवधारणा प्राचीन काल की अवधारणा मानी जाती है। किसको कह सकते हैं सामुदायिक गणित? कि गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था, किसी भी दुकान में हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उस सामान के बदले में कोई भी मूल्य चुकाते हैं, तो वहाँ गणितीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अपने रोजाना के जीवन में अनेक अवसर आते हैं जिनमें गणितीय ज्ञान का उपयोग करना ही पड़ता है। तो दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जिस गणित का हम उपयोग करते हैं उसे ही सामुदायिक गणित कह सकते हैं। और इसको स्पष्ट करें तो दूसरे शब्दों में ऐसा गणित जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति अपनी दिनचर्या का संचालन करता है अथवा किसी समुदाय के सफल संचालन में जिस गणित का उपयोग किया जाता है उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। अपने दैनिक जीवन के दैनिक दिनचर्या के संचालन में हम जिस गणित का उपयोग करते हैं, या यूँ कहें कि किसी समुदाय के सफल संचालन के लिए जिस गणित का प्रयोग किया जाता है उसी को सामुदायिक गणित के नाम से पुकारते हैं। व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए सामुदायिक गणित को ही व्यावहारिक गणित के नाम से भी पुकारा जाता है। ये व्यावहारिक गणित है इसलिए सामुदायिक गणित कह दें चाहे व्यावहारिक गणित कह दें, दोनों एक ही बात मानी जाती है। नेपोलियन नामक विद्वान हुए, उन्होंने क्या लिखा है? नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित होती है। कोई भी देश कितना संपन्न है ये उसके गणितीय ज्ञान पर निर्भर करता है। तो गणित की उन्नति और वृद्धि उस देश की संपन्नता से संबंधित होती है। हॉगवेन नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित का इतिहास अनेक राष्ट्रों के सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। हम गणित के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हर राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश भी हो जाता है। तो यही अपनी व्यावहारिक गणित जो हम दिनचर्या में काम में लेते हैं, दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, उसे ही सामुदायिक गणित के नाम से पुकारा जाता है। अब ये सामुदायिक गणित बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? इस सामुदायिक गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सामुदायिक गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो देखिए, सामुदायिक गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि अपने उद्योग को तथा घरेलू सामाजिक जीवन में आने वाले हिसाब किताब को, नाप तोल की समस्याओं को शीघ्रता से हल कर सकें। सामुदायिक गणित क्यों सिखाया जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बालक अपने पास में विद्यालय में आ रहा है उसको हम इतना योग्य बना सकें कि यदि वो भविष्य में जाकर के किसी उद्योग की स्थापना करता है या अपना घरेलू सामाजिक जीवन बिता रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसे हिसाब किताब, नाप तोल आदि की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और उन समस्याओं को वह बालक शीघ्रता से हल कर सके। इसके लिए जो गणितीय ज्ञान करवाया जाता है वही सामुदायिक गणित है। तो पहला उद्देश्य विद्यार्थी को सामान्य गणितीय ज्ञान से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। लेकिन इनको स्पष्ट शब्दों में लिखें तो सामान्यतः सामुदायिक गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार माने जा सकते हैं। क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला है बालकों को दैनिक जीवन में काम आने वाले अंकों से भली भांति परिचित कराना।
दैनिक जीवन में जो अंक हमारे काम में आ सकते हैं वे अंक बच्चा सीख सके, यह गणित सामुदायिक गणित का पहला और प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक संख्याओं या ज्यामिति जो रेखागणितीय आकृतियां हैं उनसे संबंधित समस्याओं को शुद्धता एवं शीघ्रता से हल करने की क्षमता विकसित करना। बालकों को दैनिक जीवन में जो भी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ज्यामिति से संबंधित कोई समस्या आती है तो उनको बालक शुद्धता से शीघ्रता से हल कर सके, इस योग्य बनाना भी सामुदायिक गणित शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। बालकों को किसी विषय पर स्वयं सोचने, एकाग्रचित होने, सफल प्रयत्न करने तथा उसको शब्दों, संकेतों या चित्रों के द्वारा व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना भी सामुदायिक गणित शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। तो जो भी संख्या ज्ञान है, आकृतियों का ज्ञान है, वो ज्ञान करवाना सामुदायिक गणित शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। अब है इस सामुदायिक गणित का उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों में हो सकता है। सामुदायिक गणित के उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से माने जाते हैं जहां प्रायः हम इनका उपयोग करते हैं। तो देखिए, समुदाय में गणित का उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकता है या किया जाता ही है। कौन कौन से हैं? हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ इस गणित का ज्ञान हमें होना जरूरी है। तो बैंकों की कार्य प्रणाली में, डाकघरों के संचालन में, बाग बगीचों के संचालन में, इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योगों के संचालन में, कहीं सड़क बनानी हो, सर्किल बनाना हो तो सड़क एवं सर्किल के निर्माण में, या कोई छोटी मोटी दुकान ही क्यों ना हो उस प्रकार के व्यापार या बाजारों के संचालन में हमें सामुदायिक गणित की आवश्यकता पड़ती है। इस गणितीय ज्ञान के बिना हमारा कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता है। ये इसके उपयोग के कुछ विशेष क्षेत्र माने जाते हैं। इनके अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें सामुदायिक गणित का प्रयोग होता है। तो देखिए, अन्य क्षेत्रों में हम पढ़ें तो दैनिक जीवन में मनुष्य व्यक्तिगत रूप से गणित का व्यापक रूप में उपयोग करता है। समूह के रूप में या सामाजिक रूप में गणित का विभिन्न क्रियाकलापों में खूब उपयोग हो रहा है। समाज का हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं तो हर कार्य में हमें सामुदायिक गणित की कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ी जाती है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य हो या सामाजिक रूप से कोई कार्य हो, हर क्रियाकलाप में गणित की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वही सामुदायिक गणित है। वर्तमान समय में स्कूल परिसर या व्यापार जगत या कोई भी सामाजिक संगठन हो, सभी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, माप तोल, मुद्रा, समय संबंधी गणितीय मापन प्रणालियों का उपयोग हो रहा है। ये सभी सामुदायिक गणित ही है। हम कहीं भी जाते हैं, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इसका माप कितना है, तोल कितना है, इसमें कौन सी मुद्रा का हमें प्रयोग करना है, किस समय का पालन करना है, ये सभी सामुदायिक गणित का ही एक अंग या हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा देखें तो दूरी या लंबाई मापन में बच्चों की ऊंचाई, हाथ की लंबाई, कपड़ों की साइज, डेस्क, कक्षा कक्ष, हॉल, कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, पुस्तकों की अलमारी, दरवाजे, वृक्ष, स्कूल भवन की ऊंचाई क्या है, इनका अक्सर आकलन करना ही पड़ता है। यानी कहीं भी हम चले जाएं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सीखनी ही पड़ती हैं, बतानी ही पड़ती हैं। इसी प्रकार और भी देखें तो परिचित स्थानों की दूरी क्या है, घर से दुकान कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर होगा, बाजार कहाँ है, खेल मैदान का की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए आदि की दूरी, रोड मैप पर दूरी का चार्ट क्या होगा, रोड संबंधी चिन्ह कौन कौन से हैं, इनका उपयोग भी हम करते हैं। वह भी सामुदायिक गणित का ही एक हिस्सा माना जाता है। यदि हम खेल खेलते हैं तो खेल के क्षेत्र में भी देखें तो खेल क्षेत्र में पिच का मापन करना, मैदान की माप लेना, खेल कूद में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, तस्तरी फेंक आदि में लंबाई का मापन मीटर या फुट में अक्सर करते रहते हैं। और वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सामुदायिक गणित के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके अलावा भी देखें तो मुद्रा आधारित गणनाओं का उपयोग विभिन्न दुकानों में रखी वस्तुओं की कीमत क्या है,
कीमत की आपस में तुलना करके देखें, बिलों में कीमत या दर क्या लिखी हुई है, बैंक से लेन देन कर रहे हैं, बचत योजनाएं कौन कौन सी हम काम में ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के टैक्स जो हम चुकाते हैं उनकी गणना करते हैं, भुगतान के क्या तरीके हमें काम में लेने हैं कि कैश हमें देना है या डेबिट कार्ड से भुगतान करना है या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना है, चेक से भुगतान करना है या आपस में मुद्रा का विनिमय लेन देन करना है, इसके पिन नंबर क्या होंगे। आजकल अपन डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हर डिजिटल पेमेंट में कहीं ना कहीं पिन नंबर की आवश्यकता पड़ती है, किसको क्या कमीशन देना है, ये सभी गणितीय ज्ञान से ही संभव होता है और वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो सामुदायिक गणित के अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो ये अपना सामुदायिक गणित है कि जो भी हम दैनिक जीवन में गणित के ज्ञान का उपयोग करते हैं, चाहे वो जोड़ बाकी से संबंधित ही क्यों ना हो, वह सभी सामुदायिक गणित का ही एक अंग है, एक हिस्सा माना जा सकता है। ये तो एक सामान्य चर्चा हुई। अब हम अन्य विषयों को भी इस गणित के साथ कैसे जोड़ते हैं। अन्य विषय भी कहीं ना कहीं गणित के द्वारा संचालित होते हैं, तो उनको आपस में जोड़ना भी सामुदायिक गणित का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो गणित का अन्य विषयों के साथ क्या सह संबंध है वह भी इसमें हम पढ़ते हैं, क्या संबंध होगा सामुदायिक गणित बनाने के रूप में। तो देखिए, गणित को सभी कलाओं की कला और सभी विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। सभी कलाओं की कला और सभी विज्ञानों का विज्ञान कौन सा विषय है, तो उत्तर है गणित। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता न पड़ती हो। चाहे हम इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, राजनीति विज्ञान पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सभी में कहीं ना कहीं गणित की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। विज्ञान और गणित का तो शरीर और आत्मा के जैसा संबंध माना जाता है। जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है, वैसा ही संबंध गणित और विज्ञान का भी माना जाता है। गणित को विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी भी कहा जाता है। इसलिए हम देखते हैं रीट में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो भी गणित विज्ञान को एक जगह रख करके बनाया गया है। तो गणित को विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी भी कह सकते हैं। अब विज्ञान के अलावा भी देखें तो अन्य विषयों के साथ गणित का संबंध क्या है, उसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं इतिहास एवं गणित में परस्पर क्या संबंध हो सकते हैं। तो देखिए, इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास में विभिन्न शासकों का समय क्या है, उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कितने क्षेत्रफल में था, उनका शासन प्रबंध कैसा रहा हो, शासन करने की अवधि क्या थी, इत्यादि का अध्ययन गणित की सहायता से ही संभव हो सकता है। यदि हमें गणित का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम इस प्रकार से इतिहास का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब शासकों की अर्थव्यवस्था, समय तालिका, वंश वृक्षावली एवं मानचित्र आदि संबंधी ज्ञान लेना हो तो मानचित्र संबंधी सभी प्रकार की पूरी मात्राएं, परिमाण और गणना का ज्ञान गणित के द्वारा ही संभव होता है। तो इतिहास में जो भी हम वंशों की वृक्षावलियां पढ़ते हैं या उन शासकों का साम्राज्य कब से कब तक रहा, कितनी अवधि तक शासन किया गया, ये सभी गणित के ज्ञान से ही संभव होता है। तो इतिहास गणित पर आधारित है। भूगोल की बात करें कि भूगोल और गणित में क्या संबंध हो सकता है, तो देखिए, भूगोल में पृथ्वी का आकार, लंबाई, चौड़ाई, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के फलस्वरूप दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन होना, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का होना, ज्वार भाटा, धाराओं, पवनों, वर्षा या विभिन्न देशों की जलवायु, उपज इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वो सभी गणित के आधार पर ही हो सकता है। तो इन सब के अध्ययन में हमें गणितीय ज्ञान की कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती ही है। गणित के बिना यह ज्ञान हमें प्राप्त करना सरल नहीं हो सकता। इसलिए गणित सामुदायिक गणित के रूप में भूगोल में भी अपनी भूमिका निभाता है। अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं तो अर्थशास्त्र तो टिका हुआ ही गणित पर है। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय, वितरण, मुद्रा का विनिमय करना हो, लेन देन करना हो, या फिर देश का आयात निर्यात क्या है, मुद्रा की स्थिति क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी साख क्या है, ये सभी कुछ गणित की गणना पर ही आधारित होता है। तो अर्थशास्त्र तो पूरा का पूरा ही लगभग गणित के ऊपर निर्भर है। तो अर्थशास्त्र और गणित में भी ऐसा घनिष्ठ संबंध माना जाता है। अब चलते हैं कि नागरिक शास्त्र एवं गणित में क्या संबंध हो सकते हैं। तो देखिए, नागरिक शास्त्र में हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं। उन बिंदुओं के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। कैसे? जैसे हम नीचे से शुरुआत करते हैं कि हमारे गांव में घर कितने हैं, ग्राम पंचायत की आय कितनी है, उस आय के स्रोत क्या हैं, इनका अध्ययन करना हो तो गणित की जानकारी होना आवश्यक है। इसको और आगे बढ़ाएं तो लोकतंत्र में पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा सभी के चुनाव और बहुमत वाली कार्यप्रणाली में वयस्क वोटरों की गणना, वेद वोटों की गणना, उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला, ये सभी गणित की सहायता से ही संभव हो सकता है। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी में पहले गणित की आवश्यकता पड़ती है। फिर लेते हैं फिजिक्स, भौतिक शास्त्र में गणित की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, भौतिक शास्त्र में भी सभी प्रकार के नियमों जैसे गति के नियम, चुंबकीय आकर्षण के नियम, प्रकाश के आवर्तन या परावर्तन के नियम, आकाशीय पिंडों की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, माप तोल आदि के नियम, इन सभी नियमों में पारस्परिक संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गणित का यथेष्ट ज्ञान होना जरूरी है। बिना गणित के ज्ञान के हम इनको सीख ही नहीं सकते हैं। तो भौतिक शास्त्र में भी गणित की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और भी इसको देखें तो भौतिक शास्त्र के सभी नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन में गणित के सूक्ष्म सिद्धांतों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। भौतिक शास्त्र का कोई भी सिद्धांत स्पष्ट करना हो तो वो गणित पर ही टिका हुआ है। गणितीय ज्ञान के बिना इन सिद्धांतों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो भौतिक शास्त्र भी गणित पर आधारित हो गया। फिर केमिस्ट्री में चलें, रसायन शास्त्र एवं गणित में क्या संबंध हो सकते हैं। तो देखिए, रसायन शास्त्र में विभिन्न पदार्थों की रचना और गुणों का अध्ययन करना हो, यौगिक और मिश्रणों का अध्ययन करना हो, पदार्थ की संरचना एवं आयतन ज्ञात करना हो, रासायनिक संयोग के नियम बनाने हो या पदार्थों में निहित अणु और परमाणु का अध्ययन करना हो, पदार्थों के रासायनिक नाम और सूत्रों का रासायनिक समीकरण बताना हो, इन सभी में गणित की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये सभी गणितीय ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो रसायन शास्त्र में भी गणित बहुत जरूरी है। बिना गणित के इसका भी हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर अपन बायोलॉजी, बोटनी की ओर बढ़ते हैं कि जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का गणित के साथ क्या संबंध हो सकता है। इसके बारे में देखें तो देखिए क्या बातें हमें सीखने को मिल सकती हैं। जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान में पशुओं और वनस्पतियों के कोषों की रचना, वंशानुगत क्रम क्या है, वृद्धि, प्रजनन, संतुलित आहार, मनुष्य शरीर की बनावट, हड्डियों की गणना करनी हो, शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए कितना आहार आवश्यक होता है, विश्राम के नियम क्या हैं, ऊंचाई के अनुसार निश्चित वजन कितना होना चाहिए, इसकी तालिका आदि बनानी हो, इत्यादि में गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना गणितीय ज्ञान के हम जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान को भी पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। तो हर विषय में लगभग इनकी गणितीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। उनका समुदाय के साथ जोड़ना जरूरी है। नक्षत्र विज्ञान का गणित में क्या संबंध है, नक्षत्र विज्ञान और गणित में क्या संबंध हो सकते हैं। तो देखिए, नक्षत्र विज्ञान में विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों की गति का सूक्ष्म अध्ययन करना हो, उनकी वार्षिक और दैनिक गति का पता लगाना हो, पारस्परिक आकर्षण और दूरी, उनकी कक्षाओं का विस्तृत अध्ययन करना हो, इत्यादि सभी में गणित की सहायता लेनी ही पड़ती है। गणित की सहायता से ही ये सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए नक्षत्र विज्ञान में भी गणित का अध्ययन आवश्यक होता है। फिर चित्रकला को लेते हैं। चित्रकला और गणित में क्या संबंध है। तो देखिए, चित्रकला और गणित भी एक दूसरे के सच्चे मित्र माने जाते हैं। इनमें से किसी भी एक विषय के अध्ययन के लिए
एक दूसरे को साथ रखना आवश्यक होता है। कोई भी हम चित्र बनाएंगे तो चित्र बनाने के लिए या डिजाइन बनाने में रेखा गणित और गणित का ज्ञान ही काम में लिया जाता है। कितने इंच में होना चाहिए, कौन सी लाइन कितनी होगी, ये सारी गणित के ऊपर निर्भर करती है। तो चित्रकला और गणित दोनों आपस में संबंधित माने जाते हैं। चित्र गणित की सहायता से बनाए जाते हैं, तो गणितीय आकृतियों को चित्रों की सहायता से समझा जा सकता है। फिर है शारीरिक शिक्षा की ओर चलें कि शारीरिक शिक्षा में और गणित में क्या संबंध है। तो शारीरिक शिक्षा में शरीर की रचना संबंधी ज्ञान, शरीर का तापमान, खून का दाब, नाड़ी की गति, शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए समुचित आहार का विभिन्न आयु वर्ग, ऊंचाई एवं भार के अनुसार निर्धारण, ये सभी गणित की सहायता से ही अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। खेल भी खेलें हम तो सभी प्रकार के खेलों में भी गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। क्रिकेट भी खेलते हैं तो पिच की दूरी कितनी होगी, किसने कितने रन बनाए, टोटल रन कितने बने हैं, कितने हमें चेज करने हैं, ये सारी गणित के ऊपर डिपेंड करता है। हर खेल, लंबी कूद है तो कितना लंबा कूदा, ऊंची कूद में कितनी ऊंचाई को पार किया गया, ये सारा गणित के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो शारीरिक शिक्षा भी गणित पर आधारित मानी जा सकती है। फिर मनोविज्ञान साइकोलॉजी की ओर बढ़ें कि साइकोलॉजी में और गणित में क्या संबंध है। तो मनोविज्ञान सांख्यिकीय विधियों और गणित संबंधी गणना और मापन के प्रयोग के कारण आजकल पूरी तरह गणित पर ही आश्रित होता जा रहा है। मनोविज्ञान की स्थिति तो अब ये हो गई है कि पूरा का पूरा मनोविज्ञान है वो सांख्यिकीय गणित पर आधारित होता जा रहा है। मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए सांख्यिकीय विधियों की ही सहायता लेनी पड़ती है। इन विधियों में गणित के ज्ञान से ही आगे बढ़ा जा सकता है और नए नए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री हुए हैं हर्बर्ट, उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग केवल संभव ही नहीं वर्ण अति आवश्यक है कि बिना गणितीय ज्ञान के मनोविज्ञान के सिद्धांतों को स्पष्ट किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विद्यालय का लगभग हर विषय गणित पर आधारित होता है। जब तक हमें गणितीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम किसी भी विषय को पूर्ण रूप से नहीं सीख सकते हैं। हर विषय का गणित के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य स्थापित होता है। अब यदि हम सामुदायिक गणित की शिक्षा देना चाहते हैं तो उस सामुदायिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के पाठ्यक्रम की हमें रचना करनी चाहिए, सामुदायिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम कैसा हो। तो देखिए, सामुदायिक शिक्षा के अंतर्गत गणित का पाठ्यक्रम तैयार करते समय जो तैयारकर्ता लोग हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना ही चाहिए। कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहला कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जहां भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसमें तुरंत परिवर्तन किया जा सके, ऐसा लचीलापन पाठ्यक्रम में होना चाहिए। दूसरा है बालकों की रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक किस स्तर का है, उसकी किस प्रकरण में रुचि हो सकती है। बालकों की रुचि के अनुसार टॉपिक गणित में शामिल किए जाने चाहिए। फिर शिक्षक को भी पाठ्यक्रम चयन में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बच्चों को वास्तव में क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ उनके काम में आ सकती है, इसका चयन करने की स्वतंत्रता शिक्षक को होनी चाहिए। बालक को किसी विशेष परिस्थिति में गणित के जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वही बात उस समय बालक को पढ़ाई जानी चाहिए। छोटे स्तर का बालक है तो सामान्य गिनती से अपना काम चला सकता है, तो जिस स्तर पर बालकों की जैसी रुचि होती है, जैसी परिस्थितियां होती है, उसी परिस्थितियों के अनुसार प्रकरणों का चयन करके गणित का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। ये चीज़ें इस सामुदायिक गणित के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय तैयारकर्ता लोगों के दिमाग में अवश्य आनी चाहिए। फिर हम लेते हैं कि सामुदायिक शिक्षा में गणित की पाठ्य पुस्तक है वो कैसी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा, पहला ध्यान रखेंगे, सामुदायिक शिक्षा में गणित की पाठ्य पुस्तक सामुदायिक शिक्षा के सिद्धांतों पर लिखी होनी चाहिए कि वास्तव में समुदाय क्या चाहता है, उस समुदाय में किस ज्ञान की जरूरत है, वैसा ही ज्ञान, वैसे ही प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने चाहिए।
गणित की पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न शामिल किए जा रहे हों वे बालकों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक में हम जो भी प्रश्न शामिल करने जा रहे हैं वे सभी के सभी प्रश्न हैं वो बालकों के दैनिक जीवन में काम में आने वाले हों, इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। प्रश्न वास्तविक होने चाहिए, अर्थात उनमें कृत्रिमता नहीं झलकनी चाहिए कि जो भी प्रश्न है हम उनको पढ़ने पर ऐसा लगे कि जैसे बच्चे के दैनिक जीवन में वो काम आ रहे हैं। वास्तविकता उन प्रश्नों में होनी चाहिए, कोई बनावटीपन उनमें नहीं झलकना चाहिए। जो भी प्रश्न हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, पाठ्य पुस्तक में शामिल करते हैं, वे सभी क्रम पूर्वक रखे जाने चाहिए। क्रम पूर्वक से मतलब है कि सरल प्रश्न पहले हो और कठिन प्रश्न बाद में हो, यानी प्रश्न है वो सरल से कठिन की ओर क्रम में रखे जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आवश्यकता अनुसार स्थान स्थान पर चित्र और आकृतियों का समावेश भी पाठ्य पुस्तक में किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं वो सामुदायिक गणित की पाठ्यक्रम को तैयार करते समय, पाठ्य पुस्तक को तैयार करते समय उस पुस्तक में इन चीज़ों का समावेश किया जाना चाहिए। तो ये अपनी सामुदायिक गणित है कि हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से गणित का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से विषय का गणित में क्या प्रयोग हो सकता है, वह सब सामुदायिक गणित के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। तो ये अपना सामुदायिक गणित से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु से संबंधित वीडियो था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।